चलिए जी, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एक नया ऐसे, जिस ऐसे का नंबर है ऐसे 505 एंड नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता क्या है? जब मैनेजमेंट किसी भी डेटा से डील करती है, ओके, तो ऑडिटर क्या चाहता है कि क्यों ना एक बार वो डेटा से कंफर्म कर ले कि मैनेजमेंट ने उनको सेल करी है या नहीं करी है। जिस लेटर में डेटर उसको कंफर्म करता है कि हाँ मेरे को सेल हुई थी, उसी लेटर को हम क्या बोलते हैं? कंफर्मेशन लेटर या फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मींस दैट कंफर्मेशन में भी है जो ऑडिट एविडेंसेस, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम ए थर्ड पार्टी से डायरेक्ट रिस्पॉन्स आना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब देयर आर सम टर्म्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड इन दिस essay. व्हाट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सामने वाली पार्टी से आती है वो दो तरह की होती है। पहली हमारी होती है पॉजिटिव और दूसरी हमारी होती है नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सी होती है? जिसमें उसको हर हालत में रिप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो एग्री करे चाहे डिसएग्री करे। at any cost at any situation the third party need to give the response. बट नेगेटिव में क्या होता है? जब वो डिसएग्री होती है, जब सिर्फ उसी टाइम पे उसको रिप्लाई करना पड़ता है। मतलब अगर एग्री करती है तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना, डिसएग्री करती है तो रिस्पॉन्ड देना है नेगेटिव में। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? या तो हमारे एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अनडिलीवर्ड रह जाए, मतलब पहुंचे ही ना उसके पास, या फिर वो रिप्लाई ना दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिस्पॉन्स। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है? 505 के अकॉर्डिंग, जब जो इंफॉर्मेशन उसने कंफर्म करी है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी हुई है, दे बोथ आर डिफरेंट विद ईच अदर। अब एक बात बताओ, जैसे आर्यन के नाम पे डेटा 5 लाख का दिख रहा है मेरे को बैलेंस शीट में, बट आर्यन ने कहा कि मेरे को तो सिर्फ 3 लाख रुपए देने हैं। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट, तो ये होती है मेरी एक्सेप्शन। ओके जी। अब ये हमारा है, जब भी ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाने की सोचेगा तो वो इन इन चीजों के ऊपर कंट्रोल रखेगा, मतलब इन इन चीजों के ऊपर अपना ओवरसाइट रखेगा। पहला, डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। मतलब अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन पे कंफर्मेशन लेनी है, कौन से डेटा पे कंफर्मेशन लेनी है, क्या वो मैनेजमेंट को डेलीगेट कर सकता है? नहीं। ये कंट्रोल किसके ऊपर होना चाहिए? ऑडिटर के ऊपर होना चाहिए। मतलब ऑडिटर को पता लगाना कि कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करने लायक है। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, फिर पार्टी चूज करने की किस पार्टी से मुझे कंफर्मेशन लेनी है। डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फिर मुझे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करना है। एंड फिर सेंडिंग द रिक्वेस्ट, फिर मुझे उनको भेजना है जिस पार्टी को मैंने टारगेट किया है। ओके जी। अब जैसे डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन, डेटर है कैरेक्टर है, क्या पूछना है मुझे? टर्म पूछनी है, अमाउंट पूछना है, ब्याज पूछना है, कब तक पे करेगा वो पूछना है, ये सारी चीजें। फिर पार्टी सिलेक्ट करनी है, डिजाइन करना है और फॉलो अप लेना, मतलब सेंड करके फॉलो अप लेना है। अब डिजाइनिंग में हमारा था फैक्टर टू बी कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आर टू टाइप, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। अब कौन सी कंफर्मेशन मुझे डिजाइन करनी है, इधर नेगेटिव या इधर पॉजिटिव, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? पहला, एजर्शन, मतलब किस चीज के लिए हम कंफर्मेशन चाह रहे हैं, रिस्क कितना है, लेआउट कितना है, मेथड कैसा है, प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है, ऑथराइजेशन कैसा है, एंड एबिलिटी टू परफॉर्म कैसा है। मतलब जैसे एबिलिटी पे बात कर लेते हैं, सामने वाली पार्टी पे मुझे लग रहा है कि वो एबल नहीं है, मतलब मुझे रिस्पॉन्स देगी नहीं, तो ये बताओ मुझे नेगेटिव जाना चाहिए पॉजिटिव जाना चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव में उसने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं क्या समझूंगा कि वो एग्री करती होगी, क्योंकि जब वो डिसएग्री करेगी तो भी रिप्लाई करेगी, अगर एग्री करे तो रिप्लाई देने की नीड ही नहीं है। और बाय फॉल्ट उसकी एबिलिटी, वो करने नहीं चाह रहा रिप्लाई, और मैं क्या सोच लूंगा कि वो एग्री होगा, तो मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे डिजाइनिंग अफेक्ट करता है। कौन से एजेशन हम देख रहे हैं, रिस्क कितना है उसमें, लेआउट कैसा रखना है, एक्सपीरियंस है क्या मेरा उसको उस कंफर्मेशन से, मेथड कैसा रखना है, ओरल ओरल तो नहीं, रिटर्न, ईमेल, ये सब। फिर मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन और एंकरेजमेंट, मतलब जब भी मुझे डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजनी होती है तो मुझे मैनेजमेंट से ऑथराइजेशन चाहिए होती है, तो मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन भी ऑब्टेन करनी चाहिए। और फिर एबिलिटी ऑफ कंफर्मिंग पर, सामने वाले की एबिलिटी कैसे, मतलब वो इंटरेस्टेड है या नहीं है रिपे करने में, रिप्लाई क्या, रिप्लाई करने में। पॉजिटिव,
that where the confirming party reply to the auditor in all the cases, हर एक केस में उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर मैं रिस्क एवर्स करने के लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को ही ऑप्ट करता हूं। फिर एड्रेस प्रॉपरली हुई ये भी ऑडिटर को चेक करना है। फॉलो अप क्या होता है, अगर प्रीवियस रिक्वेस्ट में रिसीव नहीं हुई तो ऑडिटर एक फॉलो अप रिक्वेस्ट डाल सकता है कि क्यों अभी तक रिक्वेस्ट रिसीव नहीं हुई है। मैनेजमेंट रिफ्यूजल, अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि आप उस कंफर्मिंग पार्टी से कंफर्मेशन नहीं ले सकते, तो ऑडिटर के पास क्या ऑप्शन बचते हैं, रीजंस को इंक्वायर करना है कि वो जो रीजन दिए हैं वो रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है, इम्प्लीकेशन इवेल्युएट करना है कि उसके असर क्या रहेंगे, इम्प्लीकेशन उसका क्या रहेगा, परफॉर्म द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, और प्रोसीजर्स भी मुझे लगा के देखने पड़ेंगे। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो रीजन थे वो अनरीजनेबल थे, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेगा ऐसे 260 के अकॉर्डिंग और मॉडिफिकेशन चूज कर लेगा। अब जैसे पहले रीजनेबलनेस, फिर इंप्लीकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। रीजनेबलनेस में क्या देखिए, रीजंस को इंक्वायर करेगा, कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है और उनके रीजन वैलिड है वैलिड नहीं है। इंप्लीकेशन ये देखिएगा क्या असेसमेंट को रिवाइज करने की नीड है या नहीं है। और अल्टरनेटिव में क्या देखेगा वो कि जैसे अकाउंट बैलेंस है, अब मुझे वो कह रहा नहीं भाई आर्यन से तो कंफर्मेशन नहीं लेना, वो तो डिस्प्यूट चल रहा है उसके साथ, तो मैं ये देख लूंगा आर्यन से कोई पेमेंट आई है या नहीं आई है, पेमेंट गई है या नहीं गई है, ये सब मतलब अल्टरनेटिव एविडेंस मुझे लेने पड़ेंगे। फिर आता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है, जहां पर कंफर्मिंग पार्टी को सिर्फ उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करना होता है जहां पर वो डिसएग्री करेगा, अगर वो एग्री कर रहे तो रिस्पॉन्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और ज्यादा अच्छे एविडेंसेस, परवेसिव एविडेंस मुझे कौन देता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें रिप्लाई आता ही आता है, इसलिए नेगेटिव कभी भी परवेसिव एविडेंस मुझे प्रोवाइड नहीं करता। अब क्या बोला इसने, इन केसेस में, इन केसेस में वो नेगेटिव यूज कर सकता है, एक तो वो जहां पर रिस्क बिल्कुल कम हो, एक्सेप्शन होने के चांसेस काफी कम हो, एक्सेप्शन मतलब इंफॉर्मेशन डिफर करेगी, तो ये चांसेस काफी, मुझे लग रहा है कि सही बोलेगा वो, मैच ही करे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी वर्किंग पेपर बनाने के लिए मुझे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो वहां पर मैं देख लूंगा यार एक्सेप्शन आनी तो नहीं है, बट फिर भी ले लेते हैं, चलो नेगेटिव ले लेते हैं, रिस्क बिल्कुल जीरो है। होमोजीनियस आइटम हो, क्योंकि होमोजीनियस में हमेशा रिस्क कम होता है, और द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट वुड कॉज द रिसिपिएंट डिसरिगार्ड सच, मतलब ऑडिटर को इस बात की नॉलेज नहीं है कि सामने वाला उस चीज को डिसरिगार्ड भी कर देगा, मतलब उसको क्या जानता है वो कि अगर देना होगा रिप्लाई तो वो जरूर देगा, मना नहीं करेगा बस। अब जितने भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है तो बताओ एक बात, नेगेटिव कब यूज करेंगे, जहां पर रिस्क लो हो, एक्सेप्शन रेट लो हो, होमोजीनियस आइटम हो, और ऑडिटर को इस बात की नॉलेज ना हो कि सामने वाली पार्टी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर देगी। ठीक है जी। अब जितने भी अब जितने भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आई हैं उनको हमें इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट करके कैटेगराइज कर देना है, जैसे नॉन रिस्पॉन्स वाली अलग से हम डाल देंगे, जो मुझे रिलायबल नहीं लग रही वो अलग डाल देंगे, जो झूठ लग रहा है मेरे को, अगर एग्री कर रही है वो अलग डाल देंगे, और एक्सेप्शन है तो वो अलग से डाल देंगे, तो ये कैटेगराइज कर मुझे करना पड़ेगा, समझे। तो ये था हमारा एसए 505, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ओके जी। उसके बाद हमारा आता है एसए 510। 510 स्पेसिफिकली सिर्फ एक आइटम के बारे में बात करता है, वो हमारा है ओपनिंग बैलेंसेस। बच्चे जनरली ना दो एसेस में कंफ्यूज होते हैं, गेस व्हाट आर दोज एसेस, कौन से एसे हैं बताइए। वेरी गुड, अच्छा आप भी होते हो क्या, 501 एंड 510, हमेशा कंफ्यूज होता है बच्चे, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक है और ये भी स्पेसिफिक है, बट ये स्पेसिफिक तीन चीजों का है, आपको पता है कल कराया था, और ये सिर्फ एक चीज का है, ओ है तो ओपनिंग बैलेंसेस, समझे। अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, या तो पिछले साल की ऑडिट हुई ही ना हो, मुझे ही करनी है सबसे पहले आके, ओके, या फिर पिछले साल की हुई तो हो बट किसी और ऑडिटर ने करी हो, डन बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर, आर कॉल्ड एज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ओपनिंग बैलेंसेस रीड कर लेना, प्रीडिसेसर पिछले साल वाला सेल्फ करना, ऑब्जेक्टिव
इस ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये चेक करना कि कहीं ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है जो करंट पीरियड को एडवर्सली इफेक्ट करती हो, और जो अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई गई है वो कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। ओके जी। उसके बाद ऑब्टेनिंग द एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस, यहां पर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, लिख लेना फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, फैक्टर्स टू बी टेक इनटू कंसीडरेशन, factors to be taken into consideration while obtaining evidences regarding opening balances. Opening balances. First is the auditor should ensure कि जो हमारा बैलेंस है वो बोर्ड फॉरवर्ड सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है या नहीं है। या नीचे दिए गए तीन में से कोई भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे पिछले साल की कॉपीज पर यूज कर लेंगे पिछले साल की, या फिर प्रोसीजर्स लगा देंगे, या एनी अदर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लगा देंगे। ठीक है। अगर ऑडिटर को लगता है कि पिछले साल कुछ ऐसे मिसस्टेटमेंट्स थी जो करंट पीरियड को भी इफेक्ट कर रही हैं, तो उसको वो मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को सॉर्ट आउट करने के लिए सफिशिएंट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है ओपनिंग बैलेंसेस में, तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। समझे? अब यहां पर क्वेश्चन लिखिए, फैक्टर्स दैट शुड बी टेक इनटू कंसीडरेशन, नहीं रुको, फैक्टर्स दैट अफेक्ट लिखना, फैक्टर्स दैट अफेक्ट नेचर एंड extent of audit procedures to be applied on, मतलब कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो बताएंगे कि कितने और किस हद तक मुझे प्रोसीजर्स ओपनिंग बैलेंसेस पर लगाने हैं। चले आगे। उसके बाद फर्स्ट इज अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी फॉलो कर रखी है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, नहीं है तो लगाने पड़ेंगे। कर रखी है कंसिस्टेंटली तो हो सकता है मैं उसको छोड़ दूं, और मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको कम कर दें उसको। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि नेचर कैसा उनका, उसके अंदर रिस्क कितना है, सिग्निफिकेंस कैसा है, और प्रीडिसेसर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड तो नहीं है। मतलब मान लो पिछले साल मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी, तो पिछले साल के क्लोजिंग पे तो मॉडिफाइड दी होगी, तो वही क्या बने होंगे इस साल के ओपनिंग, तो मुझे एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। हो जाएगा। अगर पिछले साल ऑडिट किसी और ने करी है तो उसकी रिपोर्ट और एफएस मैं डिमांड कर सकता हूं। अब इन्वेंट्री के ओपनिंग बैलेंसेस कैसे हम चेक करेंगे, सुनो ध्यान से। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मुझे इन्वेंट्री के ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने हैं, तो कैसे चेक करोगे? 501 लगाओगे, 510 लगाओगे? 510। वहां पर हम क्या चेक करते थे? उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशंस। यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं? उसका ओपनिंग बैलेंस। समझ गया ना? याद रखिए उस बात को। अब क्या क्या प्रोसीजर मुझे लगाने हैं? करंट फिजिकल काउंटिंग कर लेंगे हम। अब काउंटिंग कौन से अकॉर्डिंग होते हैं? 501। और वैल्यूएशन का देख लेंगे, और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो और कट ऑफ देख लेंगे। कट ऑफ मतलब ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स है, 10 मिनट और कर लो, चैप्टर कंप्लीट हो गया, दोबारा से रिपीट करो। और नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी मींस दैट, एंड डू वन मोर थिंग दीपांशी, जो टीवाईक्यू के 3 क्वेश्चंस हैं केस स्टडीज वाले, वो भी करने हैं उसके साथ, फिर चले जाओ। ओके। हाँ, पहले रिवाइज करो पूरा चैप्टर, फिर करने हैं वो। फॉर नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो तो इन्वेंट्री हमारी होगी करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट हमारी कौन सी हो गई? फर्स्ट इज, जैसे इसमें क्या देखेंगे हम, पहले रिवाइज करो पूरा चैप्टर। फर्स्ट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम चेक करेंगे, उसकी रिकॉर्ड्स देखेंगे, हम अदर इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। और अगर मेरी जो एसेट्स है वो किसी और के पास पड़ी हुई है, तो हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन भी ऑब्टेन कर लेंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है, निचोड़ आ गया 510 का, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली नहीं है और चेंज प्रॉपरली अकाउंट फॉर
नहीं कर रखा तो वो ओपिनियन अपना मॉडिफाई कर देगा। एंड रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर विद रिगार्ड टू ओपनिंग बैलेंसेस, अगर वो एविडेंसेस ही नहीं ले पाया तो भी वो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करेगा। या फिर अगर वो ये कंक्लूड करता है, क्या कंक्लूड करता है कि ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर कुछ मिस स्टेटमेंट है, तो ये तो एडवर्स ओपिनियन देगा या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। तो दो चीज थी इसमें, एविडेंसेस नहीं मिले, एविडेंसेस मिल गए कि एमएम है, मेटल मिसस्टेटमेंट है, तो यहां पर डिस्क्लेमर या फिर क्वालिफाइड, और यहां पर एडवर्स या फिर क्वालिफाइड। तो ये था हमारा ऐसे 510। आसान सा ऐसे है, बच्चे खामखा डरते हैं इससे, तो प्लीज इसको आप कर लेना। ओके, सो ये था अपना आज का टारगेट।